ऑल म्यूट कीजिए, ऑल म्यूट कीजिए। क्या बोल रहे हैं? यह निरंतर चलती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसके लिए संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि हिंदी का किस प्रकार विकास हो, हमारे देश का किस प्रकार विकास हो। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, यह भारत की ही पहचान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, हमारी संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक है। यह हमारे संस्कारों को एक आदान प्रदान करने में काफी मदद करती है और कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से समझ सकता है। इसलिए यह हम यहाँ की राजभाषा भी है। यह बहुत सरल है, सहज है और सुगम होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। इसे सबसे वैज्ञानिक भाषा है। इसमें हमेशा वर्णों का, शब्दों का कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है और यह काफी रुचिकर भी होता है, क्योंकि यह हमारी कहीं ना कहीं मातृभाषा भी है। और मातृभाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसे कि हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम हिंदी भाषा में शिक्षण विधियां, क्या शिक्षण विधि है, इस पर गौर करते हैं। तो पहला है इसमें अनुकरण विधि, दूसरा प्रत्यक्ष विधि, तीसरा व्याकरण विधि, चौथा इकाई विधि, पांचवा आगमन विधि, छठा निगमन विधि और सातवां प्रोजेक्ट विधि। और आज हम इन सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से समझेंगे वास्तव में है क्या। तो हिंदी शिक्षण के कुछ समान उद्देश्य होते हैं, जैसे कि बच्चों को शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने का ज्ञान होता है, सरल और प्रभावपूर्ण तथा स्पष्ट भाषा में अपने भाव और अनुभूति को, विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो ये अनुकरण विधि, अनुकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हम किसी का अनुकरण करते हैं, हम किसी का अनुकरण करते हैं और निश्चित है कि अगर हम जिसका अनुकरण करें वह व्यक्ति श्रेष्ठ ना हो, योग्य ना हो, उसमें वैसा गुण ना हो, तो उसका अनुकरण हम करेंगे तो हमारे लिए वह अच्छा साबित नहीं होगा और उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो यह जरूरी है कि अनुकरण जिसका हम कर रहे हैं, चाहे वह व्यवहार के रूप में हो, लिखावट के रूप में हो, भाषा के रूप में हो, तो उसके अंदर विद्वता फूट फूट कर भरी होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति अनुकरणीय बन सकता है। और खासकर प्राथमिक स्तर पर बालक जो होते हैं वह एक कोरे कागज के समान होते हैं। जिस प्रकार कोरे कागज पर जब हम कुछ अंकित कर देते हैं, देखिए क्या आ गया स्क्रीन पे, कोरे कागज पर जब हम कुछ अंकित कर देते हैं तो वह मिटाने पर भी मिटता नहीं है, वह कुछ न कुछ दाग रह जाता है। तो उसी प्रकार वह प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं वह भी उनका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। उस पर एक लिखावट का जैसा, वर्णों का जैसा रूप अंकित हो जाता है, वह निरंतर उसके मस्तिष्क में बैठ जाता है और उसी को वह आजीवन ढोता है। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ऐसा अनुकरण मिलना चाहिए, ऐसा उससे योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है जिससे कि उसकी लिखावट काफी सुंदर हो। और महात्मा गांधी ने कहा भी है कि खराब हैंडराइटिंग यानी गंदा अक्षर हमारा सुंदर नहीं है तो यह अधूरी शिक्षा की निशानी है। अगर लिखावट सुंदर नहीं है तो यह अधूरी शिक्षा की निशानी है, शिक्षा को हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखित अनुकरण विधि क्या है इस पर गौर करेंगे कि लिखने का अनुकरण कैसे हम करें। तो इसमें पहला है रूपरेखा अनुकरण।
रूपरेखा, इसमें बिंदु के माध्यम से किसी वर्ण का रूपरेखा को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और वह बालक जो है उस बिंदु को क्रम से मिलाते हुए एक सुंदर वर्ण का निर्माण आसानी से सहजता से कर लेता है और उस पर वह काफी खुश होता है। उससे वैसा आभास होता है कि मैं स्वयं से यह वर्ण लिखा हूँ, स्वयं से यह वर्ण लिखा हूँ। वह उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं बिंदु पर हाथ मिलाया हूं तो हुआ है, उसके मन में ऐसा भाव होता है कि मैं यह स्वयं लिखा हूँ और वह बहुत खुश हो जाता है। और वह निरंतर इसका अगर अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उस वर्ण का पर कैसे हाथ घूमेगा, हम कैसे लिखेंगे, क को कैसे लिखा जाता है, ख को कैसे लिखेंगे, वह वैसा चित्र वैसा हाथ उसका अपने आप चलने लगता है और वह वैसा ही लिखता है। तो रूपरेखा अनुकरण के ये फायदे होते हैं कि बालक जो होता है उसमें एकाग्रचित हो जाता है। एकाग्रचित होकर वह क्रमशः दिए गए बिंदुओं पर हाथ घुमाता है। हाथ घुमाता है तो निश्चित है कि उसका हैंडराइटिंग अच्छा हो जाएगा, वर्ण का आकार स्पष्ट होगा, उसमें कहीं कोई गलतियां नहीं होगी। तो इसका जब बार बार अभ्यास करता है तो वह एक सुंदर वर्ण लिखने का यह प्रारंभिक स्तर है। इसमें काफी धैर्य की आवश्यकता होती है और इसका अभ्यास जो है वह करने में या करवाने में हमें धैर्य रखना चाहिए। हम धैर्य रखेंगे, कभी कभी बच्चा क्या करता है, हम वैसा अभ्यास पुस्तिका खरीद कर तो दे देते हैं, लेकिन बच्चा जैसे तैसे भी लिख लेता है और उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, तो इसकी महत्ता को नहीं समझता है। इसके पहले जब पुस्तिकाएं नहीं थी तो स्लेट पर बच्चे अभ्यास करते थे। स्लेट पर क्या होता था, आसानी से मिटा दिया जाता था, मिटा करके और फिर उसको बिंदुवार बना दिया जाता था। तो वह बालक उस पर हाथ घुमाता था जिससे मितव्ययता भी होती थी और बालक भी धैर्य से वह काम को करता था। आज को लगता है कि मेरा पन्ना भर गया, मैं एक पेज लिख लिया, और स्लेट में यह व्यवस्था करने से वैसी परेशानी उसको नहीं होती थी और उसका लिखावट हमेशा सुंदर हो जाता था। वर्ण की संरचना जो थी वह सुंदर हो जाती थी। इस प्रकार रूपरेखा अनुकरण का अभ्यास बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर काफी आवश्यक है और इसमें बिल्कुल धैर्य और उन बच्चों को भी अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण मुद्रित पुस्तिकाएं जिसमें अक्षर या बिंदु रूप में लिखे होते हैं। बालक उन बिंदुओं पर पेंसिल या बॉल पेन फेरता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और अभ्यास करके उसको लिखना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद है स्वतंत्र लिखित अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में जैसे बालक प्रारंभ में जो है वह देख कर हाथ घुमाते घुमाते लिखने का प्रैक्टिस कर लिया है, उसका हाथ बैठ चुका होता है, तो लिखित अनुकरण वैसा अक्षर हम लिख देते हैं श्यामपट्ट पर और बालक उसको देख कर लिखने का अभ्यास करता है स्वयं से। उसकी कोई संरचना नहीं बनाई जाती है, उसकी कोई संरचना नहीं बनाई जाती है, वह स्वयं से देखकर लिखने का प्रयास करता है। इसमें थोड़ी अशुद्धियां होती है, लेकिन धीरे धीरे यह भी लिखते लिखते उसका अभ्यास हो जाता है और उसका विकास हो जाता है और उसकी हैंडराइटिंग जो है वह सुंदर हो जाती है। यह भी अनुकरण विधि में जो रूपरेखा अनुकरण है या लिखित अनुकरण है जिस पर हम चर्चा अभी की जा रही है, वह काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसमें कभी भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह प्रथम स्टेज है और प्रथम स्टेज में इस यह आवश्यक होता है कि हम धैर्य बनाए रखें, क्योंकि एक बार जो अंकित हो जाएगा वह फिर मिट नहीं सकता है। उच्चारण अनुकरण विधि, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शुद्ध बोलना सिखाने हेतु उपयोगी है। शुद्ध बोलना, क्योंकि शुद्ध बोलना भी एक अच्छा प्रभाव डालता है। हम किसी समाज में किसी के सामने
हम किसी के सामने बोलते हैं तो भाषा ही हमारी पहचान होती है, भाषा ही हमारी पहचान होती है। इसलिए बालकों को निश्चित रूप से उच्चारण अनुकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि वह शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सके। अध्यापक क्या करते हैं, श्याम पट पर कोई शब्द को लिख देते हैं या बोलते हैं और बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करता है। बालक जो है उस शब्द का ध्वनि का अनुकरण करता है। अनुकरण करता है तो कभी प्रारंभिक स्टेज में फर्स्ट में वह अशुद्ध उच्चारण भी करता है और फिर शिक्षक जो होते हैं उनसे कहते हैं कि नहीं, यह आपका उच्चारण नहीं है, पुनः इसको उच्चारण कीजिए। तो वह पुनः उच्चारण करता है। ये एक बार, दो बार, तीन चार बार में उसका उच्चारण वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध उच्चारण करने लगता है। इसलिए बच्चों में प्रतिबद्धता की भावना भी आती है। प्रतिबद्धता की भावना इसलिए आती है कि एक बार बालक अगर कोई शब्द बोलता है तो वह नहीं बोल पाता है, शुद्ध बोलता है, तो दूसरा वाला जिसको तुरंत कैच करता है, समझ सकता है, वह उसे जल्दी बोलने का प्रयास करता है और कंपटीशन की भावना आती है। वह तुरंत शब्द को शुद्ध उच्चारण के साथ बोल देता है। उच्चारण विधि उस भाषाओं के उपयोगी होता है जहाँ पर एक अक्षर की एक अधिक ध्वनियाँ होती। अक्षर तो केवल स है, कारण तो हिंदी में केवल स कहते हैं, लेकिन लब्ध स है, मूर्धन्य स है, दंत स है। अब तीनों का उच्चारण तीन तरह से होगा। जब तक बालक समझेंगे वह केवल सही मानते हैं। तो ऐसे शब्दों के उच्चारण में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही इस प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट होना चाहिए कि यह कौन सा सा है, इसका उच्चारण किस प्रकार होगा, यह क्या लिखा हुआ है। तो आजीवन दोनों के अंतर को वह नहीं समझ सकता है और आजीवन गलत उच्चारण ही करता रह जाता है। कभी कभी यह भी होता है कि कुछ शब्द हिंदी में ऐसे होते हैं जिसे कि हम लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ हैं। इस स्थिति में बालक को और भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सामना करना पड़ता है ऐसे कि जैसे हम स्थिति लिखते हैं तो स्थिति में ई नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ वहाँ उच्चारण करते हैं। स्नान शब्द जो है, स्नान में भी हम और नहीं लिखते हैं, वो आधा स से होता है और हम उसे स्नान कहते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को बार बार उच्चारण करवाने से, लिखवाने से हम स्पष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने रचना अनुकरण विधि। रचना का अर्थ ही होता है बनावट। इसमें हम क्या करते हैं या माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना जैसे प्रार्थना पत्र, निबंध आदि सिखाने हेतु उपयोगी होता है। जैसे किसी बालक को अब 2 दिनों की अवकाश के लिए प्रधानाचार्य आवेदन लिखना होता है। तो प्रारंभ में हम उसे 2 दिन का अवकाश कैसे लिखेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, वह हम उसको बता देते हैं और फिर उसे हम दूसरा ऐसा अभ्यास देते हैं कि वह 5 दिनों के अवकाश के लिए वह एक प्रार्थना पत्र स्वयं से लिखे। जिस प्रकार बालक उस 2 दिन का लिखा है उसको ध्यान देते हुए, सीखते हुए आसानी से वह 5 दिन का छुट्टी के लिए आवेदन पत्र वह लिख सकता है। तो यह रचना अनुकरण विधि है। यह अनुकरण विधि जो है प्रार्थना पत्र, निबंध आदि सिखाने के लिए उपयोगी होता है।
लेकिन इस बात में, इस विधि में यह बात होता है कि छात्र किसी विषय पर उसी के अनुरूप रचना करने का प्रयास करते हैं, उसी के अनुरूप रचना करना के, जैसे कि दीपावली का लेख बताकर होली का लेख लिखवाना। अब इसमें हम क्या करते हैं, दीपावली के बारे में क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाए, इससे जुड़ी कुछ वैसी कहानियां बताते हैं तो बच्चा उसकी क्रमबद्धता को समझ लेता है कि क्या क्रम है, यह निबंध लिखने का जो है क्रम क्या है। और उसी प्रकार उसे हम होली का निबंध लिखने के लिए देते हैं, दुर्गा पूजा का निबंध लिखने के लिए कहते हैं। तो वह प्रारंभ में दीपावली पर जो उसको हम संरचना बताए हैं, रूपरेखा जो हम बताए हैं कि कैसे इसको प्रारंभ करना है, उसको क्या करना है, तो यह बहुत ही आसानी से उस विषय पर वह निबंध को उसका अनुकरण करते हुए वह लिख लेता है। और यह पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें उसको अपना खासकर कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं पड़ता है। वह प्रारंभ में जो निबंध है उसी के आधार पर उस निबंध को पूरा करता है। इसमें छात्रों की भाषा तो अपनी होती है, किंतु शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। शैली उसकी अपनी होती है, लेकिन हमारा रचना जो है आदर्श कैसे हो, इस पर उसे दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार का काम जो है प्रारंभिक स्तर पर बालक जो है नहीं कर सकते। उसके प्रारंभिक स्तर पर बालकों की निबंध लिखने की पद्धति कुछ अलग होती है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर आते आते बालक जो है आसानी से इसको समझ सकते हैं रचना अनुकरण विधि द्वारा, और उसी प्रकार वह दूसरी रचना का वह कर सकते हैं, दूसरी निबंध लिख सकते हैं, दूसरे प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो इसका अगर अभ्यास हम कराते हैं तो बालक जो है किसी भी रचना को, पत्र लिखने को वह समझ सकता है, लिख लेता है। इसका अभ्यास बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आजकल खासकर ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में भी यह देखने को मिलता है कि बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग तो होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं प्रार्थना पत्र देना होता है थाना में। आजकल तो हर चीज हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन हो गया है, तो वहाँ कुछ उसे काम करना होता है तो वह उसके समझ से बाहर की बात होती है, क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर इन सभी का ध्यान नहीं दिया, इस पर गौर नहीं किया। जो कि आज छोटे छोटे आवेदन पत्र लिखने के लिए, देने के लिए वह दूसरे पर निर्भर रहते हैं समाज में, वह दूसरे से अपने को से उनका काम पूरा नहीं हो पाता है, वह समाज में ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के पर निर्भर होते हैं और उनकी वह खुशामद करते हैं कि हमें ये प्रार्थना पत्र देना है थाना में, हमें यह देना है डीएम के पास, या और भी कोई सामाजिक काम होता है ब्लॉक में देना है, तो वह स्वयं से नहीं लिख पाते हैं, स्वयं से नहीं लिख पाते हैं, वह उसके आगे पीछे करते हैं। तो इसका अभ्यास भी शिक्षण प्रक्रिया में रचना अनुकरण विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसको हमको प्राथमिकता देनी चाहिए और इसका भी अभ्यास करवाना चाहिए, तभी वह बालक या बालिका समाज में स्वयं से अपने कामों को कर सकेंगे, स्वावलंबी हो सकेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि जो है प्रत्यक्ष विधि। रचना अनुकरण की कुछ विशेषताएं हैं, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। उच्चारण अनुकरण के बाद उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है। बुनियादी शिक्षा में अनुकरणात्मक विधि सफलतम विधि है। अनुकरणात्मक विधि में अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने पड़ते हैं, यानी हमारे अच्छे आदर्श रहेंगे, अच्छे नमूने रहेंगे, तभी उसका अनुकरण कर बालक जो है एक और अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व बोलना सीखता है, वह शिक्षक का अनुकरण करता है। इसलिए शिक्षक की प्राथमिकता इसमें काफी बढ़ जाती है कि वह आदर्श अनुकरण के लायक अपनी विषय वस्तु को रखे,
क्योंकि बालक उसका अनुकरण करने वाला है। तो निश्चय ही उसका टॉपिक जो है वह आदर्श होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें कमियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालक उसका अनुकरण करेगा। अगर आदर्श में ही कमी रह जाएगी तो बालक में वह निश्चित रूप से कमी रह जाएगी। अब हम प्रत्यक्ष विधि की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विधि को निर्वाण विधि, सुगम विधि और प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि में प्रत्यक्ष कार्य करके दिखाना होता है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में वीडन ने किया था। इसके प्रवर्तक प्रोफेसर बीपी वाकिल हैं और समर्थक जेम्स पर्सन गेटे हैं। विरोधी भी हैं इसके डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडाकर एवं वामन सिग्राम आपटे। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। इसमें वस्तु को दिखाना पड़ता है। भारत में इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी के, भारत में इसका प्रयोग कब हुआ? 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। भारत में इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ और मुंबई में हुआ। मुंबई से इसके लाने वाले बंगाल में श्री टिपिंग ने थी, मुंबई में थी पहले और उसको बाद में बंगाल में लाया गया। बंगाल में कौन लाए? श्री टिपिंग जो थे वही, उन्होंने ही बंगाल में लाने का प्रयास किया है। इसमें श्रवण कर, बालक जो है वह श्रवण कर बोलने पर जोर दिया जाता है। बालक पहले सुनता है और वह सुन करके उसको बोलता है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में बालक की वह मातृभाषा नहीं है, वह नहीं सुनता है। लेकिन अगर हम किसी बालक को दिस इज ए कैट कहते हैं तो वह जान नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, सुनता तो है लेकिन वो पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन वह सुन करके उसको आसानी से बोल सकता है कि दिस इज ए कैट। भले उसका वह बाद में अर्थ समझे, लेकिन दिस इज ए कैट वह सुन करके आसानी से बोल सकता है। इसमें श्रवण कर बोलना पर जोर दिया जाता है तथा मूर्त रूप से वह उपस्थित हो, जो मूर्त रूप से उपस्थित हो उसे ही कक्ष में प्रयोग में लाया जाता है। इस विधि में क्या होता है? मौखिक वार्तालाप पर अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि उसमें अध्यापक जो है वह बोलते हैं और बालक जो होता है या बालिका जो होती है वह उसको श्रवण करती है। इसमें इसलिए बोलने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, बालक जो है वह आसानी से समझ सकता है। तो यह विधि भी जो है प्रारंभिक स्तर के लिए काफी उपयोगी होता है। प्राथमिक इसलिए इसमें 3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है कि मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम, इस शिक्षण विधि के माध्यम से हम वैसी दूसरी भाषाओं का भी उपयोग करते हैं। जिस प्रकार बालक की मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन हम यहाँ उसे हिंदी सिखा रहे हैं, मानक हिंदी सिखा रहे हैं, तो उसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाती है, इसमें मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर बालक वह लिखना तो जानता नहीं है, लेकिन देखने को मिलता है समाज में, घरों में, विद्यालयों में कि बच्चे जो लिख तो नहीं सकते हैं लेकिन वह बोलते हैं, जरूर बोलते हैं। बोलकर उनकी बोली को सुनने से ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत कुछ अच्छा वह परफॉर्मेंस प्रस्तुत करता है, क्योंकि किसी की बोली और भाषा जो होती है वही समाज में किसी के सामने सबसे पहले प्रस्तुत होता है। उसी को पहले लोग देखते हैं। हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसकी जरूरत बाद में होती है। पहले उसकी भाषा बोली के रूप में ही प्राथमिकता दी जाती है। इसमें मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए और बालक ध्यान से सुन रहा है या नहीं, सुन करके फिर वह बोल रहा है कि नहीं, तो इसमें उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। वस्तु और शब्द के मध्य सीमा संबंध स्थापित कर पढ़ाया जाता है। अब वह वस्तु क्या है और उसके बीच, जैसे हम इसमें एप्पल का चित्र बच्चों को दिखाते हैं, तो वह एप्पल के चित्र को देख लेता है और वह उसको कहते हैं कि यह एप्पल है,
तो यह एप्पल बोलता है। अब एप्पल को देखकर वह एप्पल बोल देगा, भले उसे एप्पल का स्पेलिंग याद है, APPLE एप्पल याद है या नहीं, इस पर वह ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वह एप्पल बोलता है। और जब बालक एप्पल को देखकर एप्पल बोलता है तो उससे अभिभावक समाज जो है वह काफी प्रभावित होता है और वह उस बालक का अच्छा इमेज समाज के सामने, घर के सामने प्रस्तुत हो जाता है और वह काफी कक्षा कक्ष में भी वह आदर्श रूप में उपस्थित रहता है और जो बच्चे होते हैं उसे आदर्श रूप सीख सकते हैं। इस पद्धति का प्रमुख सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार बालक श्रवण और अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा भी सीख सकता है। जिसका कि उदाहरण हम देखते हैं जैसे हम एप्पल का उदाहरण दिए। अब किसी बालक को नाम पूछते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज योर नेम, अगर उसे हम ऐसा रटवा देते हैं, वह समझ जाता है कि व्हाट इज योर नेम। कोई तुमसे नाम पूछेगा, तुमको किसी से नाम पूछना है तो तुम व्हाट इज योर नेम बोलोगे तो वह उसका नाम पूछ सकते हो। तो वह बच्चा व्हाट इज योर नेम लिखना नहीं जानता है, लेकिन वह व्हाट इज योर नेम किसी के सामने बोलता है। और अगर कोई दूसरे इससे पूछते हैं तो माय नेम इज करके वह बताता है कि माय नेम इज ये, तो वह भी काफी प्रभावित होता है। तो प्रत्यक्ष विधि जो है वह भी काफी प्रभावी है शिक्षा के क्षेत्र में और यह भी काफी महत्वपूर्ण है, इसका भी काफी उपयोग है। आइए स्लाइड आगे हम प्रत्यक्ष विधि स्लाइड में आप लोग देख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इसके विरोधी, प्रवर्तक, समर्थक आदि का नाम बता दिया गया। भारत में सबसे पहले अल्फिन स्टोल हाई स्कूल मुंबई में प्रोफेसर विकी वाकिल शिक्षण में 1951 में प्रस्तुत किया था। 1951 में सर्वप्रथम इसकी प्रस्तुति की गई थी। यह विधि वाल्टर फिनलैंड के मदर्स मेथड पर आधारित है। मदर मेथड यानी जिस प्रकार बालक जो है माँ वह गोद में ही रहता है, तो बालक जो है जो शब्द सुनता है माँ के द्वारा, या माँ उसे ऐसे कुछ शब्दों के बदले आसान शब्दों का प्रयोग करती है, तो बालक भी उस शब्दों को सुन करके सीख लेता है और उसका प्रयोग करता है। जैसे प्रारंभिक स्तर में बालक जो है वह उसकी प्यास लगती है तो वह पानी नहीं कह पाता है, तो वह पानी को काफी बच्चे मम मम बोलते हैं, क्योंकि माता उसे समझाती है, सिखाती है कि यह अगर मम बच्चा आसानी से बोल लेता है तो वह आवाज आ रही है, तो वह मम समझ लेता है और वह मम का ही मेरा तो उपयोग करता है। चलिए एक बार पूछ लें, मेरी आवाज आप लोग के पास जा रही है ना स्पष्ट? कहीं आ रही है? धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी जी, आपकी आवाज आ रही है। राकेश जी अपना आवाज म्यूट कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आवाज आ रही है। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ठीक, चलिए आप लोग के सहयोग से ठीक। यह विधि जो है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम कुछ सीमित शब्दावली का ही ज्ञान करा पाते हैं बच्चों को। हम पूरा नहीं सिखा सकते हैं, पूरी भाषा उसको नहीं सिखा सकते हैं। इसमें कुछ हम उसे सीमित शब्दावली का ही हम ज्ञान करा सकते हैं। बहुत सी, जैसे कि अब हमसे भाववाचक संज्ञा है, हिंदी का शिक्षण विधि है तो हिंदी का उदाहरण भी देना अनिवार्य। आप लोग कहेंगे कि और इंग्लिश का ही दिस इज ए कैट, एप्पल पर जोर दिया जाए, नहीं, यह हिंदी में भी प्रयोग होता है। कुछ शिक्षण विधियां ऐसी होती है जो हिंदी की तो है, लेकिन वह अन्य भाषाओं की शिक्षण विधियों के लिए भी उपयोगी होता है। अब इसमें हम हिंदी पर विचार करते हैं कि हिंदी शिक्षण में यह विधि प्राथमिक प्रत्यक्ष विधि जो है वह कैसे उपयोगी है, प्रत्यक्ष विधि हिंदी शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी होती है। अब जैसे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हमको देना है, तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण अगर हमको बताना होगा बच्चों को, तो इसको हम
वह प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है, क्योंकि वह भाव है, वह उसके अंदर का भाव है। तो ऐसी कुछ परेशानियां इस विधि में है, जो कि इसमें सीमित शब्दों का ही, सीमित वाक्यों का ही, सीमित उदाहरणों का ही हम इसका इसमें प्रयोग सिखा सकते हैं। इसमें एक यह भी है कि श्रवण कौशल पर जोर दिया जाता है, बालक का के श्रवण कौशल पर जोर दिया जाता है, क्योंकि अध्यापक या छात्र शिक्षक जब बोलते हैं तो बालक ध्यान से श्रवण करता है, पहले श्रवण करता है और फिर वह बोलता है, तो बालक का ध्यान भी एकाग्र होता है। कभी कभी कक्ष में यह भी समस्या आती है कि बच्चों का ध्यान कहीं और रहता है, अध्यापक कुछ शब्द या वाक्य बोल देते हैं, तो अध्यापक को तो पकड़ होती है कि कौन बच्चा हमारे बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो बालक जब खड़ा किया जाता है तो वह कुछ क्षण के लिए मौन हो जाता है, क्योंकि वह श्रवण नहीं किया है, और इसमें सुन करके बोलना है, इसमें कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो वह जो है स्तब्ध रह जाता है, शांत हो जाता है, और उसके बाद से वह बालक जो है बिल्कुल एकाग्र होकर अध्यापक या शिक्षक जो विषय रखते हैं उसका वह अनुकरण करता है, सीखता है और प्रत्यक्ष रूप से सुनता है। क्योंकि हो सकता है उसको मन में यह डर हो जाता है, भय हो जाता है कि अगर हम फिर नहीं सुनेंगे तो फिर आचार्य जी क्या बोलेंगे, हम नहीं सुनेंगे तो फिर पूछा जाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, हमारा अपमान, हम अपमानित महसूस करेंगे, तो वह ध्यान से सुनता है। इस विधि में मौखिक वार्तालाप कार्य एवं बोलने पर जोर दिया जाता है। मौखिक वार्तालाप, क्योंकि यह वार्तालाप एक ऐसी पद्धति है शिक्षण में, यह प्रत्यक्ष विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वार्तालाप के द्वारा हम, जैसे दुनिया में ज्ञान तो बहुत है, पुस्तकें की भी बहुत लिखी हुई है, लेकिन अगर हम किसी से अच्छे से, श्रेष्ठ से अगर 5 मिनट 10 मिनट वार्तालाप करते हैं श्रेष्ठ जनों से, तो हम काफी बातों को आसानी से बिना अध्ययन किए, बिना पुस्तक पुस्तिकाओं का सहारा लिए, क्योंकि पुस्तक पुस्तिकाओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको कुछ समय देना पड़ता है। पुस्तक निकालेंगे, पुस्तिका निकालेंगे, पेज पलटेंगे, उसके बारे में टॉपिक खोजेंगे, तब हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम बातचीत करते हैं, जिन विद्वज्जनों से बातचीत करते हैं, वैसे समाज में रहते हैं, तो उनकी बातों को सुनकर हमें जो है वह काफी ज्ञान जो है, काफी हमारा मटेरियल जो है वह सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। तो कक्ष में कभी कभी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा भी हम बालकों को उस प्रकार की ज्ञानों से अवगत कराते हैं और उसे उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें निश्चय होता है, इस विधि में बालक को मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। इसमें जैसे इंग्लिश वाला उदाहरण हम दिए कि उसमें कुछ हिंदी का सहारा नहीं लेना है, लेकिन उसको हम रटवा दिए, माय नेम इज ये, माय विलेज नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इस प्रकार से वह आसानी से बोल सकता है और वह छोटे छोटे वाक्यों को समझ सकता है। प्रत्यक्ष विधि में दृश्य श्रव्य सामग्री का भी उपयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में के लिए विधि अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि बच्चा देखता तो है और उसको बोलता है। यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। यह विधि जो है मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। प्रत्यक्ष विधि में मात्र भाषा का प्रयोग करना मौखिक विधि या संवाद विधि है। काठिन्य निवारण के लिए, अब कुछ कठिन शब्द होते हैं, काठिन्य निवारण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों या पारस्परिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ कठिन शब्द होते हैं, कभी बालक बोलने में उसको दिक्कत महसूस होती है, वह उसका उच्चारण सही नहीं सुन पाता है, तो ऐसी वस्तु का वह चित्र भी देखे और वह उच्चारण क्या उसका होगा वैसा बोल भी रहा है, तो वह उसको सुन करके और चित्र को देख करके वह आसानी से उसको सीख सकता है और वह अन्य सब कठिन शब्दों का ज्ञान वह प्राप्त कर सकता है। आसानी से उसको इस विधि से ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है। अब अगला जो है वह है इकाई योजना।
इकाई योजना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण में इकाई योजना का क्या महत्व है, इस विधि का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। साधारण अर्थ में दैनिक पाठों के योग को ही इकाई के नाम से जाना जाता है। दैनिक, जिस प्रकार दैनिक योजना में एक शिक्षक पद्धति के लिए 35 मिनट के कालांश हेतु पाठ योजना निर्मित करते हैं, उसी प्रकार पूरे अध्याय की एक पाठ योजना बनाई जाती है, जिसमें यह इंगित किया जाता है कि पूरे अध्याय में शिक्षकों के अंतर्गत कितने कालांश में तथा कौन से दिन पढ़ाना है, इसे ही इकाई योजना के नाम से जानते हैं। यह विधि जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है और इसमें हम एक कालांश में इस विधि से हम पाठ योजना बनाकर आज हमें इस पाठ में इस गद्यांश में कितना से कितना तक पढ़ाना है, तो उतना को ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं और उतने को हम लक्ष्य बनाते हैं तो उसमें से कुछ कठिन शब्द होते हैं, उसमें से क्या हम प्रस्तावना के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, पीछे के पाठों को याद दिलाते हैं, पीछे के पाठ को याद भी दिलाते हैं अतिथि के अंतर्गत कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, तो वह पीछे के बातों से अगर अवगत हो जाते हैं और उसके बाद हम पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। पाठ को आगे बढ़ाने से क्या होता है कि वह उस प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभ में जो हमने पढ़ाया है उसका उसे वह सीख लेता है और सीखने के पश्चात वह फिर आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें से कुछ व्याकरण के लिए कुछ कठिन शब्द आते हैं, कुछ संज्ञा सर्वनाम के उदाहरण आते हैं, फिर उस जितना गद्यांश हम पढ़ाते हैं या पद्यांश पढ़ाते हैं उसके भाव से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्न पूछते हैं। पहले तो समझा देते हैं कि इतने पद्यांश हम पढ़ाए, इतने या गद्यांश पढ़ाए, इसका मूल भाव क्या है, इसका मूल भाव जो है वह क्या है और इसमें क्या बताया गया है। और मूल भाव जब हम बताते हैं तो बच्चा उसको गौर से वह सुनता है, फिर उसको हम मौखिक भी पूछते हैं कक्षा कार्य में और कभी कभी उसको कुछ लिखित भी पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें से लिखित पूछते हैं। इसे यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम यूनिट सिस्टम भी। आज हमने इतना ही पढ़ाया, इसमें से इतना गद्यांश पढ़े, इसका मूल भाव ये है, तो उस आधार पर कुछ आंतरिक प्रश्न होते हैं वह हम बच्चों को ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए दे सकते हैं और जिसका मूल्यांकन हम कक्षा में ही कर लेते हैं कि इतना हम पढ़ाए वह गौर से सुना या नहीं, समझा या नहीं। इसमें पूरा पाठ को हम लेकर नहीं चलते हैं, जैसे कि इसका नाम ही है इकाई विधि या यूनिट विधि। इस पाठ्यक्रम को हम खंडों में बांटकर यूनिट में ले जाती है। वर्तमान समय में यह जो है सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। कक्ष के लिए दैनिक पाठ में यह काफी महत्वपूर्ण विधि है और यह काफी महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है। हेनरी सी मॉरिसन ने 1956 में सर्वप्रथम पाठ योजना तैयार करने के लिए इकाई विधि दी थी। कब दी थी? 1956 में, और सर्वप्रथम दी थी। और वे कौन थे? हेनरी सी मॉरिसन। हेनरी सी मॉरिसन ने दी थी, 1956 में दी थी। इस विधि द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं। कोई भी अध्याय हो, अगर उसका हम कक्ष में अध्यापन करना होता है तो उसको हम एक हिस्से में बांट लेते हैं कि आज हम कक्ष में जाएंगे, 35 मिनट का हमें 40 मिनट का क्लास मिलेगा, तो उस समय हमको इतना में से क्या समझाना है, मेन इसमें क्या है, मेन इसमें से प्रश्न क्या बन सकते हैं, तो उसको हम स्वाध्याय करके आते हैं और उसके मूल भाव को उतने में हम सहजता से आसानी से हम बता देते हैं और उसके आधार पर कुछ प्रश्न भी देते हैं। इस विधि में छोटी इकाइयों में बांटकर अध्यापन की शिक्षण कराया जाता है, जिससे बच्चे जो होते हैं वह विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। टॉपिक छोटा होता है, अब बच्चा का यह ध्यान होता है, बालकों का यह ध्यान होता है कि हमको आज इतना पढ़ाया गया, इसी में से सुनना है, इसी में से पूछा जाएगा, तो वह उस पर गौर करता है। पूरे पाठ का उस पर बोझ नहीं रहता है,
क्योंकि इसमें इकाई बना हुआ है कि फलाना पाठ है तो हमको इसमें इतना ही आज पढ़ना है, इतना ही पढ़ाया जाएगा। वह बात जो है अध्यापक को देखते ही और बच्चों को, क्योंकि इस प्रकार के पाठ योजना के अंतर्गत पढ़ने का क्रम रोज प्राप्त होता है, इसलिए इस योजना से वह पूर्व में परिचित होते हैं। यह पहली बार समझ नहीं आता है, यह किसी भी विषय में उसे पूर्व से परिचित होता है, ज्ञान होता है कि आजकल हम यहाँ तक पढ़े तो आज हम इससे आगे कितना आगे बढ़ सकते हैं, आज हम इससे आगे कितना आगे बढ़ सकते हैं। इससे बच्चे जो है विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, छात्रों में सहयोग की भावना भी बढ़ती है, क्योंकि कुछ गद्यांश आधारित, पद्यांश आधारित या किसी भी विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षक बता देते हैं, तो बालक अगर नहीं जानते हैं तो एक दूसरे, क्योंकि विषय वस्तु कम है तो एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं। अब पूरे पाठ को किसी को कोई बताना चाहे बालक तो वह नहीं बता सकता है, लेकिन निश्चित इकाई के रूप में अगर बच्चा कुछ प्रश्न पूछता है, जो कुछ बच्चे समझदार होते हैं, तेज होते हैं, वह आसानी से एक दूसरे बच्चों को सहयोग कर देते हैं, जिससे इससे सहयोग की भावना बढ़ती है, छात्रों में विनम्रता आती है, नेतृत्व भावना का भी विकास होता है, सहकारिता भी इसमें बढ़ती है, साथ रहकर कार्य करने की भावना भी बढ़ती है, धैर्य आता है, बच्चों में धैर्य रहता है, क्योंकि अध्यापन एक कार्य है, चाहे वह सीखना है वह सिखाना हो, तो इसमें धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास धैर्य नहीं है तो हम किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ सहनशीलता भी इस पद्धति के द्वारा काफी आगे बढ़ती है। इस शिक्षण विधि में निम्न गुणों का विकास आसानी से हो जाता है और बालक जो है वह आसानी से समझ सकते हैं। इसके द्वारा छात्रों में, एक तो हुआ ये अध्यापक करते हैं तो बालक उसको समझ भी लिए, दूसरा ये है कि इसमें बालकों को योजना बनाने का गुण उत्पन्न किया जाता है। उन्हें भी जीवन में कोई काम में करना होता है तो वह पहले उसकी योजना बनाते हैं, क्योंकि शिक्षक को वह देखते हैं, शिक्षा का अनुकरण करते हैं। शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जो कि हमेशा बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे आचार्य जी जो हैं, हमारे दीदी जी जो हैं, किस प्रकार वह पाठ को इकाई के रूप में बना करके हमें आसानी से समझा देते हैं और हम उसको समझ भी लेते हैं। तो इससे बालकों के अंदर इकाई योजना का प्रयोग करके सीखने से वह उसमें भी योजना बनाने का गुण उत्पन्न हो जाता है। वह भी किसी काम को पहले योजना बना करके करते हैं और उससे उनका भावी जीवन जो है वह भी सफल होता है, सार्थक होता है और वह समाज में आगे बढ़ता है। क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक है कि वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह कभी समाप्त नहीं होती है, इसका हमने पहले भी जिक्र किया है। यह बालकों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। इस इकाई योजना की तरफ से अगर हम अध्ययन अध्यापन करते हैं तो वह बालकों में रुचि उत्पन्न करता है, पढ़ाई के प्रति बोझ नहीं लगता है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता है कि हमको पूरा पाठ पढ़ लेना है, पूरा पाठ इस आज पूछा जाएगा, हम तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो कम मंद से मंद बुद्धि के बालक भी जो होते हैं वह कुछ न कुछ उस अवतरण से निश्चित रूप से समझ लेते हैं, उसमें उनको तनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पूरे पाठ का बोझ नहीं रहता है, पूरा पाठ का इसमें बोझ नहीं रहता है। इकाई हम बनाए हैं, इतना से इतना तक के पढ़ना है, इतना में क्या प्रश्न बन रहा है, इतने के अंतर्गत कौन से कठिन शब्द हैं जिसका कि उसको हम ब्लैक बोर्ड पर श्याम पर अंकित कर देते हैं, ये शब्द है इसका ये अर्थ हुआ। तो वह खंडों में बांट कर पढ़ाने से कुछ कठिन शब्दों का ज्ञान, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान भी हो जाता है। इसके द्वारा पाठ में जो शब्द प्रयुक्त हुए, हवा, पानी, नदी, ऐसे जो प्रयुक्त हुए, तो उसके एक दो शब्द अच्छा बीच बीच में पूछ भी लेते हैं कि अगर हवा का एक तुम पर्यायवाची शब्द बताओ, तो इसे व्याकरण का भी इसमें हम मिला जुला ज्ञान देते हैं, साथ में उसका व्याकरण का भी ज्ञान हो जाता है। अलग से उसको व्याकरण पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ कॉमन चीज जो कि यूज है, हमेशा प्रयोग में आता है, आसान है, उसको हम इस विधि में इकाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं और उसको हम व्याकरण का उचित ज्ञान भी
दे सकते हैं। यह रुचि उत्पन्न करती है। इन क्रियाओं से आरंभ करने तथा समाप्त करने की स्थलों की जानकारी होती है। तो क्रिया को बालकों को यह ज्ञान हो जाता है कि किसी भी चीज को हम प्रारंभ करना है तो कैसे करेंगे। इन्हें एक बैग हम टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिए, देखते हैं कि आचार्य जी को, शिक्षक को किस प्रकार यह टॉपिक पर आना था, तो किस प्रकार उन्हें प्रस्तावना के द्वारा, कल पढ़ाए गए पाठों से द्वारा प्रश्न पूछे और तब पाठ की ओर आगे बढ़े और समाप्त करना है, यहीं तक उनको पढ़ाना है। तो बालक उस पर गौर करते हैं, क्योंकि बालक के सामने अध्यापक या शिक्षक जो होते हैं एक दर्पण की तरह होते हैं और वह बिल्कुल उनको देखते हैं, उनकी नकल करते हैं और उनका देखते रहते हैं किस प्रकार वह पाठ को आगे बढ़े और किस प्रकार पाठ को वह समाप्त किए। तो समाप्त करने की स्थलों की उनको जानकारी हो जाती है कि अगर हमें समाप्ति की ओर बढ़ना है तो कैसे हम धीरे धीरे लो में जाएंगे, लो मोशन पर जाएंगे और कैसे कैसे पाठ को हम समाप्त करेंगे। इस योजना में विविध प्रकार के सभी शिक्षकों को सूचित किया जाता है। वह सभी शिक्षक जो है वह सूचित किया करते हैं कि आज हम यह पाठ कल पढ़े थे और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, तो बालकों में यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसमें मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। अब मूल्यांकन के लिए इसमें हम किसी बच्चों का मूल्यांकन भी आसानी से कर सकते हैं। मूल्यांकन निश्चित है, अगर हम अध्यापन कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, तो मूल्यांकन भी एक अनिवार्य पहलू होता है। तो अनिवार्य पहलू के द्वारा हम उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्न के आधार पर, बच्चों के द्वारा बताए गए उत्तर के आधार पर हम उसका मूल्यांकन प्रस्तुत कर देखते हैं, उसका रिकॉर्ड बना लेते हैं, जिससे हमें फाइनल परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा के समय अगर उसका मूल्यांकन करना होता है, नंबर देने होते हैं, तो उसके लिए हमें खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हम दैनिक पाठ्य योजना में इकाई योजना के तहत हमने काम किया है, तो उसका हम मूल्यांकन करते जाते हैं। वो हमारे मस्तिष्क पटल पर बैठ जाता है कि फलाना बच्चा जो है किस प्रकार उस पढ़ाए गए गद्यांश को, पाठ्यांश को वह समझ रहा है, कैसे कैच कर रहा है, वह कैसे तुरंत उसका उत्तर दे रहा है, तो उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। एक अच्छी योजना का निर्माण धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होता है। यह जो है धन शक्ति, इसमें जो है काफी धन का भी प्रयोग नहीं होता है। अगर हमें पूरे पाठ एक दिन पढ़ाना होता तो पूरे पाठ में क्या क्या है उसको हमको TLM बनाना पड़ सकता, कठिन हो जाता कि पूरे पाठ का हम TLM एक दिन में कैसे बनाएंगे, क्योंकि शिक्षण के क्षेत्र में TLM जो है बनाना काफी महत्वपूर्ण होता है। यह बहुत ही आवश्यक पहलू है, क्योंकि बच्चे इससे समझते हैं। लेकिन अगर हम इकाई योजना में TLM बनाते हैं तो एक उस गद्यांश में, उस अवतरण में किस चीज का उपयोग हुआ है, तो उससे एक दो वस्तु ऐसे मिलेंगे या एक दो ऐसे मिलेंगे जिसका कि हम आसानी से TLM का हम उपयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, खोज सकते हैं और बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। समय की दृष्टि से भी यह योजना जो है मितव्ययी होता है। अब समय की दृष्टि से समय है, क्योंकि क्लास का समय निश्चित होता है, बच्चों के ऊपर भी कई प्रकार की समस्याएं होती है, उसे भी लगातार कई क्लासों का अध्ययन करना पड़ता है, हर एक विषय का अध्ययन करना पड़ता है एक साथ। हमारे आपके सामने तो एक विषय होता है, लेकिन बच्चों के सामने कई प्रकार के विषय होते हैं, तो सबको कैच करना पड़ता है। लेकिन हम इकाई योजना के तहत अगर हम अध्यापन करते हैं, बच्चों को हम शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, शिक्षण देने का प्रयास करते हैं, तो यह योजना जो है काफी हमारा सहयोग करती है तथा बच्चों के भविष्य के निर्माण में, आगे बढ़ाने में यह काफी मदद करती है और बच्चे इसमें काफी रुचि भी लेते हैं। अब अगला है आगमन विधि। आगे जो है वह आगमन विधि है। आगमन विधि शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। आगमन विधि हिंदी शिक्षण की यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, आगमन विधि। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का अध्ययन कर नियम बना लिए जाते हैं
तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को अध्यापन जो कराते हैं वह प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कराते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कराते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर कराते हैं। अब इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होता है और कैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। इस पर हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। यह विधि सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में नए ज्ञान को खोज करने का अवसर मिलता है, नए ज्ञान को खोज करने का हमको अवसर मिलता है। आगमन विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित हम उदाहरण देते हैं। हमारा क्या विषय वस्तु है उसे संबंधित उदाहरण देते हैं और उदाहरण के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण दे दिए और उसके बाद हम उसको नियम बनाते हैं। पहले नियम नहीं बनाते हैं, पहले हम उसको उदाहरण देते हैं तब नियम बनाते हैं। व्याकरण शिक्षण हेतु यह सर्वोत्तम विधि है। व्याकरण शिक्षण के लिए हिंदी में यह विधि जो है वह सर्वोत्तम विधि है और इसे अरस्तु ने दी थी। इसे जो है अरस्तु ने इस विधि का शुभारंभ किया था, उन्होंने ही सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। आगमन का अर्थ ही होता है प्रत्यक्ष उदाहरण, अनुभव तथा प्रयोगों से निष्कर्ष निकालना। आगमन का अर्थ ही होता है प्रत्यक्ष उदाहरण, अनुभव तथा प्रयोग से हमको इसमें निष्कर्ष निकालता है। यह एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है, यह एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें उदाहरणों की सहायता से समान नियम का निर्धारण किया जाता है। इस विधि से, अब इस शिक्षण विधि तो ऐसे हिंदी की है लेकिन गणित में भी इसका काफी प्रयोग होता है, जिसको कि हम आप लोगों को उदाहरण के द्वारा इसको हम समझाएंगे कि यह विधि जो है हिंदी शिक्षण की तो है लेकिन गणित में भी इसका प्रयोग हो जाता है। अब यह आवश्यक नहीं है कि हिंदी शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं तो वह गणित के लिए बिल्कुल ही उपयोगी है, उसका हम कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षण विधि है तो एक दूसरे विषय से भी वह संबंध रखता है, कहीं ना कहीं काम में आता है। शिक्षण विधि है, बच्चों को अनुशिक्षित करना है। बच्चा जो है वह सबके पास है, वह गणित का हो विषय हो या अंग्रेजी का विषय हो या हिंदी का विषय हो, हमको उसी को शिक्षित करना है। तो उसके लिए जो टेक्निक हिंदी के लिए बने हैं वह कभी कभी मैथ में भी काम आता है। इसमें इस विधि में यह भी इसका गुण है कि शिक्षक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी जो हैं दोनों सक्रिय होते हैं, कोई एक स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि हम केवल अधिक सक्रिय रहें और विद्यार्थी सक्रिय नहीं रहें तो हमारी शिक्षा वहाँ गौण हो जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो विद्यार्थी को भी हमें सक्रिय बना करके रखना है। और आगमन विधि में है कि हम उसको पहले कुछ नियम नहीं बताते हैं, पहले उदाहरण देते हैं और उसके बाद नियम बताते हैं। जैसे हमको व्याकरण पढ़ाना है, अब कक्ष में जो वस्तुएं दिख रही है, पेंसिल, डस्टर, टेबल, कमरा, श्यामपट, बेंच, डेस्क, तो हम उससे पूछते हैं कि बताओ तुम इस कक्ष में बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो और क्या क्या दिख रहा है। तो वह बालक जो है इन सभी वस्तुओं का देखता है तो वह बोलता है कि हाँ हमें ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, कमरा दिख रहा है, किताब दिख रहा है, कलम है मेरे पास, उसके पास कॉपी है, उत्तर पुस्तिका है, इन सबों को देखता है। तो अब हम उसको कहते हैं कि फिर पूछते हैं कि बताओ यह विद्यालय कहाँ है, तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है, यह विद्यालय कहाँ है, तो कहता है कि विद्यालय का नाम SVM महाराजगंज है। कहाँ है बताओ, तो महाराजगंज में है। तो अब उसको सामने अगर कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम उसको संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा उसको हम बाद में देंगे, पहले नहीं बताएंगे। पहले उसको हम ये सभी के बारे में पूछेंगे और हम उससे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा जो है सहपाठी कौन है, तुमको कौन सा सबसे अधिक प्रिय मित्र है, उसका वह नाम बताएगा। तो इस प्रकार से हम उसको संज्ञा की परिभाषा बताकर उस तरह हम उसको आगे ले जा सकते हैं और वह बालक अब आसानी से संज्ञा को वह समझ सकता है। और यह बालकों में क्या होता है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान जो होता है वह अस्थायी होता है, इसको बालक जल्दी भूलता नहीं है।
बालक जल्दी भूलता नहीं, इसलिए नहीं भूलता है ना कि उसको लगता है कि ये सब चीज को तो हम ही बताए हैं, ये सब तो नाम तो हम ही बताए, और उसके बाद दीदी जी आचार्य जी केवल एक परिभाषा बता दिए। तो इससे उसका प्राप्त ज्ञान जो होता है वह टिकाऊ होता है, वह स्थायी होता है, उससे वह जल्दी भूलता नहीं है। और यह बालकों में खोजी प्रवृत्ति को जन्म देता है। इस विधि के द्वारा बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका जो है वह आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, मैंने ही ये सभी उदाहरण दिए थे जिसको कि दीदी जी कही हैं, आचार्य जी कहे हैं कि नहीं, यह संज्ञा के उदाहरण है। इससे उसके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होता ही है, और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का बढ़ना या किसी में भी आत्मविश्वास का बढ़ना एक बहुत ही जरूरी है और महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो वह चाह कर भी किसी काम में को करने से हिचकता है, डरता है, नहीं कर सकता है। तो यह आगमन विधि जो है बालकों में, या शिक्षण विधि जो है यह बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी विधि है और श्रेष्ठ मानी जाती है। अब गणित में इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, एक बार गणित की ओर चलते हैं कि इस आगमन विधि का उपयोग हम गणित में कैसे करेंगे। कहने को तो कह दिए, लेकिन लगेगा कि नहीं उदाहरण के द्वारा समझाते तो कैसे हम गणित की ओर समझे। जैसे हम कहते हैं, गणित में उदाहरण देते हैं कि 700 रुपया का 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 700 रुपया का 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कीजिए। अब हमने बालक को ब्याज का सूत्र नहीं बताया है कि ब्याज निकालने का क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है, मूलधन भी दिया है, समय भी दिया है, दर भी दिया है, लेकिन उसको हमने ब्याज का सूत्र नहीं बताया है कि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो वह बालक क्या करता है, चूंकि वह निकालता है, कॉपी कलम लिखता है, चूंकि 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपया, जो कि प्रश्न से स्पष्ट है। 8% ब्याज की दर से 100 रुपया का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो गया 8 रुपया होगा। अब 1 रुपया का ब्याज 8/100 हो जाएगा। उसे सूत्र पता नहीं है, लेकिन वो अपने से सोच कर, दिमाग में सर्च कर चुकी, और इसलिए नियम से वह निकाल रहा है, क्योंकि प्रश्न को पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसे सूत्र का पता नहीं है कि हमको ब्याज का क्या सूत्र पता है। फिर वह क्या करता है, 700 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज निकालता है, 8/100 गुने 700। फिर वह 700 रुपया का निकालता है 3 वर्ष का ब्याज, क्योंकि प्रश्न में 3 वर्ष का ब्याज पूछा जा रहा है। 1 वर्ष का निकाल लिया, 8/100 गुने 700। तो फिर वह 700 रुपया का 3 वर्ष का ब्याज 8/100 गुने 700 और गुने 3 वह कर देता है। इस प्रकार इसको वह काट कर उचित निर्णय निकाल लेता है, उचित उत्तर जो है वह निकाल लेता है। तो इसमें जैसे कि हम कहे, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उसको ब्याज का कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र उसको पता नहीं है, और वह जब उसको निकाल लेता है, उसको जब देखता है तो वह समझ जाता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। वह निष्कर्ष वह बाद में निकालता है, इसको आगमन। क्योंकि बालकों का मस्तिष्क ऐसा होता है कि उस पर जितना वह जोर डालता है वह उतना ही बढ़ता है। और सरस्वती की बात ही ऐसी है, सरस्वती या माँ लक्ष्मी, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। इस सरस्वती पर हम, हमारे बुद्धि पर हम, अध्ययन अध्यापन पर हम जितना जोर डालेंगे वह सरस्वती का भंडार और भी बढ़ता है। लेकिन अगर इसका हम उपयोग नहीं करते हैं तो वह भूल जाता है। लक्ष्मी जी में वैसी बात नहीं है, धन को हम जितना खर्च करते हैं वह घटता है, लेकिन सरस्वती का हम जितना इसको खर्चा करते हैं वह भंडार जो है उतना ही बढ़ता है। इसलिए आगमन विधि में जो है बालक के मस्तिष्क को पर जोर डालने का प्रयास किया जाता है, जिससे बालक का जो है स्मरण क्षमता, धैर्य की क्षमता, सहनशीलता की क्षमता इसमें आए। उसको सूत्र नहीं पता है, अब उसको किस प्रकार कर से वह समझ रहा है। अब बच्चों से पूछा जाता है व्याकरण अध्ययन के ही क्रम में कि कोई जगह का नाम बताओ,
प्रकार मैथ के उदाहरण से हम स्पष्ट हो गए कि इस विधि का मैथ में भी काफी उपयोगी होता है, काफी उपयोग होता है। अगर हम यह कहते हैं व्याकरण शिक्षण में, क्योंकि हिंदी शिक्षण विधि है तो आप लोग को भी लगता होगा कि दीदी जी मैथ पे चली गई, तो ऐसी बात नहीं है। हिंदी के विधि से भी इसका हम स्पष्ट करते हैं। जैसे हमें बालकों को कहना होता है कि कुछ जगह का नाम बताओ, वह 2-4 जगह जो जानता है, नाम जानता है, उसको वह बताता है। तो बताता है तो उसको हम कह देते हैं कि यह सभी जो है तुम्हारा व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो गया। व्यक्तिवाचक पटना बताया, छपरा बताया, दिल्ली बताया, तो कह दिए कि यह सभी तुम्हारे उदाहरण जो है बताया ना, यह सभी तुम्हारा संज्ञा का व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो गया। आसानी से वह बच्चा समझ लेता है। अब विशेषण में इसका प्रयोग कैसे होता है? विशेषण में अगर हम कहते हैं कि तुमको जो है तुम्हारा भाई तुम कैसा लिखते हो, तो कहते हैं कि वह कहता है कि मैं सुंदर लिखता हूँ, तो कहते हैं जो सुंदर जो तुम बोला ना वही विशेषण हो गया। सुंदर जो उदाहरण है वह विशेषण हो गया। तो उसको लगा कि अच्छा ये सुंदर विशेषण हो गया, तो वह काफी उसको जोर देना नहीं पड़ा व्याकरण सीखने में। वो आसानी से समझ गया कि हम ही तो सुंदर बोले हैं, और दीदी जी कह रही हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि यह सुंदर शब्द जो है वह तुम्हारा विशेषण हो गया। फिर उसको हम कहे कि बताओ तुम कक्ष में बैठे हो, इसका आकार कैसा है, तुम्हारे कक्षा कक्ष जो है वह कैसा है, तो वह कहता है कि चौकोर है। तो हम कहते हैं यह भी तुम्हारा चौकोर जो है वह भी विशेषण हो गया, वह भी विशेषण हो गया। आवाज जा रही है मेरी? हाँ जा रही। चलिए ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं कि आवाज आ रही है या नहीं। तो यह बालक जो है, म्यूट कराइए, कुछ में तो माइक आ रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही। ठीक। तो वह बालक जो है वह आसानी से वह विशेषण को समझ जाता है, क्योंकि वह स्वयं से शब्दों को रखता है। हम उसके सामने उदाहरण नहीं देते हैं, हम उसके सामने उदाहरण ही नहीं देते हैं विशेषण का कि यह विशेषण है। अब हम उससे पूछते हैं तुम जो कलम से लिख रहे हो बताओ यह कलम जो है किस रंग का है, वो कहता है ब्लू रंग का है, लाल रंग का है, हरे रंग का है, इस प्रकार वह कहता है। तो इस प्रकार जब वह कहता है तो हम इसको कह देते हैं यह तुम्हारा जो बोले ना सब, ये सब कुछ नहीं है, यह सब तुम्हारा विशेषण का गुणवाचक विशेषण के यह उदाहरण है। यह सब जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि अरे हम ही सब बताए, दीदी जी तो अपने तरफ से कुछ बताए नहीं, आचार्य जी अपने तरफ से कुछ बताए नहीं, और जो हम बताए उन्हीं को उन्होंने कह दिया कि यही जो है वह गुणवाचक विशेषण है। तो वह उस अपने आप में काफी खुशी होती है। और कहा जाता है कि आंतरिक खुशी अगर बालक या कोई भी बड़े होने पर, बड़े लोगों के साथ भी अगर कोई हम अब अच्छा कार्य करते हैं, हमारा उत्तर सही होता है, हमारा कार्य सही होता है, तो उस पर जो खुशी मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, वह किसी अन्य खाने पीने या धन संपत्ति के उपयोग से वह नहीं हो सकता है। वह क्षणिक खुशी होती है, लेकिन ज्ञान की खुशी, स्वयं के किए गए कार्यों की खुशी जो होती है वह अधिक दिनों तक टिकाऊ होती है, और उससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो यह बालक में जो है अपने आप में जो है आत्मविश्वास बढ़ाना में यह विधि काफी उपयोगी सिद्ध होता है, और वह बालक इस विधि से बहुत आसानी से वह सीख भी लेता है। उससे अलग से उसके रटने का उसमें वह गुण नहीं होता है कि वह रटे, तभी वह उसको याद कर सकता है या समझ सकता है। इसमें रटने का गुण नहीं होता है, वह प्रयोग से ही, उदाहरण से ही उसको हम सिखा देते हैं कि वह यह संज्ञा का उदाहरण है, यह विशेषण का उदाहरण है। अब सर्वनाम हमको पढ़ाना है तो हम उसको परिभाषा ये नहीं पहले बताते हैं कि संज्ञा के बदले आने, ये नहीं बताना है। अब हम उसको बता देते हैं, समान बोलचाल की भाषा में ही वो आसान से समझ जाता है। बताते हैं कि राम आएगा और राम आज कक्षा में पढ़ेगा। अब हम इस प्रकार से वाक्य लिखते जाते हैं, बार बार उसको प्रयोग करते जाते हैं। राम आज पटना जाएगा और फिर राम घर चला जाएगा। तो अब उसको कहते हैं कि इसमें तुमको पढ़ने में कैसा लग रहा है, इसको ठीक कर सकते हो। तो चूंकि इस सर्वनाम के कुछ शब्दों का बालक या बालिका या छात्र जो होते हैं वह बातचीत के क्रम में, प्रयोग में इसका उदाहरण जानते हैं,
लेकिन उसको परिभाषा नहीं आती है या समझ नहीं होता है कि ये शब्द जो है वह सर्वनाम का उदाहरण है, यह शब्द जो है वह सर्वनाम का उदाहरण है। तो जब सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, वह नहीं जान रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि अच्छा ये हम इतना लिखवा दिए, अब इसको तुम ठीक करके लिख सकते हो। तो बहुत से बालक हाथ उठाते हैं, कहते हैं कि हाँ इसको हम ठीक करके लिख सकते हैं, और वह लिखते हैं राम आज आएगा और वह कक्ष में पढ़ेगा, फिर वह का वह प्रयोग कर देते हैं, वह का वह प्रयोग कर देते हैं। अब हम जो उसको कहते हैं कि यह जो वह है वही सर्वनाम हो गया। यह किसके बदले आया? राम के बदले आ गया वह। तो वह जो है वह सर्वनाम का उदाहरण है। और सर्वनाम की परिभाषा हो गई कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले सर्वनाम कहते हैं। कुछ लोग जो हैं मीटिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वीडियो कैमरा खुला है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए काफी पर्याप्त समय है, 1 घंटे का समय है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अजय आचार्य जी। तो वह जो है वह उसको आसानी से समझ लेता है कि किस प्रकार संज्ञा की परिभाषा हो गई, यह सर्वनाम की परिभाषा हो गई, या विशेषण की परिभाषा हो गई, वह आसानी से उसको समझ लेता है। यह आगमन विधि की हम चर्चा कर रहे थे, आगमन विधि की ओर चल रहे थे कि आगमन विधि जो है वह क्या है। अब आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर करवाते हैं, और उदाहरण से नियम की ओर, जिसकी चर्चा हमने कर चुका है कि किस प्रकार हम उसको उदाहरण दिए और उससे वह नियम बना लिए। यह आगमन विधि जो है हिंदी शिक्षण प्रक्रिया में काफी सहयोगी होता है। यह हिंदी शिक्षण के साथ साथ गणित शिक्षण में भी काफी उपयोगी है, और जिससे वह साधारण बोलचाल की ही भाषा में व्याकरण का अध्ययन वह सीख जाता है और समझ जाता है। अब हम अगले दूसरी विधि की ओर चलते हैं, निगमन विधि। आगमन विधि के बाद जो है वह निगमन विधि है। निगमन विधि तो इसमें यह जो है आगमन विधि का वह जो है वह उल्टा है। आगमन विधि का यह जो है वह उल्टा है। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों एक साथ चलने वाली विधि है, लेकिन इसको हम थोड़ा अलग अलग करके समझाते हैं। तो निगमन विधि जो है आगमन के साथ साथ चलती है, लेकिन यहाँ इसको कुछ अलग बांटा गया है। निगमन विधि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या होता है कि बालकों को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ज्यादा उसको मस्तिष्क को जोड़ नहीं डालना, उसको उदाहरण बनाया मिल जाता है। इस प्रकार आगमन में हम उदाहरण नहीं देते, उसको नियम नहीं देते हैं। ब्याज का हमने उसमें सूत्र नहीं दिया था, सूत्र नहीं बताया था, लेकिन फिर भी वह खोज लिया कि किस प्रकार से उसको हम उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन निगमन विधि में जो है वो आगमन के विलोम है, उसको हम प्रारंभ में ही सूत्र बता देते हैं। प्रारंभ में उसको हम सूत्र बता देते हैं। इसमें जो है उस सूत्र बता दिया जाता है, और सूत्र नियम के बताए गए उदाहरण के आधार पर ही वह आगे बढ़ता है। अब हम पहले संज्ञा की परिभाषा लिख दिए, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा हमने ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर दिया। अब बालक वह संज्ञा की परिभाषा उसको मिल गई तो वह स्पष्ट रूप से अब कहीं दिमाग ज्यादा नहीं लगाएगा, वह देखेगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम, तो उसका वो उदाहरण वह तुरंत बता देगा। उसको उसमें बताने में उसको देर नहीं लगेगा, वह ज्यादा मस्तिष्क पर जोर नहीं डालेगा, क्योंकि उसको बनाया परिभाषा उसके सामने है, वह उसको देख रहा है, वह उसको समझा है, वह उसको याद कर लिया है। तो उसके आधार पर वह आराम से, आसानी से वह बता सकता है। अब संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, तो वह आसानी से वह सर्वनाम की वह पहचान कर सकता है, क्योंकि वह समझ गया है, वह परिभाषा उसके सामने अंकित है, वह परिभाषा को रट लिया है, समझ लिया है। इसलिए इसमें परिभाषा रटना पड़ता है। निगमन विधि में बच्चों की जो है याद करने की
क्षमता वो बढ़ती है, स्मरण शक्ति भी इसमें बढ़ता है, क्योंकि उसमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और यह रटने की प्रवृत्ति भी कभी कभी काम आ जाती है, जैसे कुछ ऐसे कंपटीशन में जहाँ की बहुत चीज विषयों पर पकड़ नहीं हो सकता है, एक विषय छूट जाता है, तो व्यक्ति या जो कॉम्पिटिटिव होते हैं वो उसको रट लेते हैं, सोचिए चलो इसको हम रट ही लेते हैं, या हम हमारे समझ में बात नहीं आ रही है तो उसको रट लेता है। तो कभी कभी इसका भी यह भी फायदेमंद होती है और यह भी काम में आता है। तो निगमन पद्धति में उदाहरण से नियम की ओर हम उसके नियम बता दिया गया और नियम के आधार पर हम उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे हम किसी को ब्याज का सूत्र बता दिए, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय दुने दर बटे 100, अब हम उसके आधार पर उसको दे दिए। अब वो आराम से वह सबको कौन क्या है समय ब्याज को वह पहचान कर लेता है और पहचान करके उसको वहां बैठा देता है और कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व कर लेता है और जिससे वह आंसर को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस प्रकार हमने वह ब्याज का सूत्र दिया और उसके आधार पर वह दिया, उसको गणित का सवाल दे दिए, तो वह गणित के सवाल को सूत्र के आधार पर वह बैठा लेता है और उसको प्रत्यक्ष प्रमाणित करके दिखा देता है कि उसका उत्तर हमने बना लिया। विशेषण का हम बता दिए उसको परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले गुणधर्म को हम विशेषण कहते हैं। तो वह अब संज्ञा सर्वनाम के वह गुणों को वह खोजता है, चर्चा करता है और इससे वह जो है आसानी से उसके उदाहरण को वह खोज लेता है, समझ जाता है कि यह किस प्रकार आगमन विधि निगमन विधि, इस प्रकार हम लोग के सामने इस पर चर्चाएं हुई कि किस प्रकार निगमन विधि जो है वह प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर बढ़ती है। इस विधि से क्या होता है, हम कम समय में, इसका एक फायदा है कि हम कम समय में, इसमें समय कम लगता है, टाइम जो है इसमें कम लगता है, क्योंकि उसको बनाया फॉर्मूला, बनाया सूत्र उसको मिल जाता है और बनाया सूत्र जब उसको मिल जाता है तो वह आसानी से समस्या का समाधान कर लेता है, क्योंकि उसमें सूत्र उसको पता है, वह आसानी से वह काम को कर लेता है। इस विधि से शिक्षण अध्यापन कार्य जो हुआ है अत्यंत सरल हो जाता है। इस विधि से हम शिक्षण विधि जो होती है वह अधिक सरल हो जाती है, आसान हो जाती है और कोई भी इस विधि से शिक्षक जो है अध्यापन कार्य करने में सुविधा महसूस करते हैं। यह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक होता है और बालकों के लिए भी यह सुविधाजनक होता है, क्योंकि इसमें बालक जो हैं वह फॉर्मूले के आधार पर, सूत्र के आधार पर उदाहरण को आसानी से खोज लेते हैं, आसानी से उसको समझ लेते हैं। इसमें दोनों को कंपैरिजन करना पड़ता है, छात्र को भी और शिक्षक को भी, दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन ज्ञानार्जन तीव्र गति से होता है। यह नहीं है कि परिश्रम कम करना पड़ा तो हमारा ज्ञान का अर्जन जो है वह कम हुआ, हमारा ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हुई, वह होता है क्योंकि वह उसको मिल जाता है सूत्र फॉर्मूला और उसके आधार पर तुरंत वह उदाहरण को खोज लेता है और उस कम समय में इस विधि, यह विधि जो है काफी उपयोगी सिद्ध होती है और काफी सुविधाजनक होती है, बालकों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। क्या हमारी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज हमारी मिल रही है सबको? जी आ रही, आवाज आ रही है। चलिए ठीक, आवाज मिल रही है। ठीक। तो यह विधि जो है काफी उपयोगी होता है और इसमें बालक जो है रुचि लेते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग उसको नहीं लगाना पड़ता है, वो उसको सूत्र मिल जाता है और वह उसके सामने, क्योंकि हर विषय के लिए क्लास निश्चित होता है, तो क्लास निश्चित समय में बालकों का या स्वभाव होता है या रुचि होती है, उसकी इच्छा होती है कि हमें कुछ ऐसा ट्रिक मिल जाता, हमें कुछ ऐसे सूत्र मिल जाते जिससे इस टॉपिक को हम आसानी से समझ लेते, क्योंकि उसके सामने कई विषयों की समस्याएं होती है, वो हर विषय को उसको कैच करना पड़ता है, हर विषय का सिलेबस उसको मेंटेन करना पड़ता है, हर विषय में उसे अच्छे अंक प्राप्त करने होते हैं, तो हर विषय के लिए उसे समय निकालना पड़ता है। लेकिन शिक्षक के पास तो एक विषय होता है शिक्षण
कराने के लिए, लेकिन बालकों के पास तो कई विषय होते हैं, तो वह जो है इस विधि को काफी पसंद करते हैं, वह इसको काफी पसंद करते हैं कि इस विधि में हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया, फॉर्मूला प्राप्त हो गया, इसको अगर हम याद कर लेंगे, रट लेंगे, तो इससे हम किसी प्रकार के इससे संबंधित होंगे, उदाहरण होंगे, तो हम इसको पहचान कर सकते हैं। उससे इसमें कठिनाई प्राप्त उसको नहीं होती है और वह आसानी से उसको समझ सकते हैं और वह इसमें काफी रुचि लेता है। निगमन विधि के उदाहरण जैसे कि इस पर जब हम को संज्ञा के बारे में पढ़ाते हैं तो उसको नियम बताते हैं और उसके बाद में उसे प्रस्तुत करते हैं, जिसको कि हम बता चुके हैं। अब उदाहरण दिया गया है, जैसे हमें बिजली विभाग से मैसेज आया कि शाम को 5 से लाइट नहीं रहेगी, तो हमारे मन में निकल जाता है कि हम उस समय में जो है हम किन कामों को प्राथमिकता देंगे, इतने से इतने समय तक लाइट नहीं रहेगी, तो यह वह बच्चा नियम, वह कोई भी होते हैं उसे नियम बना लेते हैं कि इतने समय के पहले हमें कौन से काम करने होंगे, इतने कम समय में हम कौन से काम जरूरी हैं जो कि बिजली पर निर्भर करते हैं, उस काम को हम कर लेते हैं। उसका उदाहरण दिया है मोबाइल चार्ज करना, मोटर से पानी भरना, हीटर से खाना बना लेना इत्यादि। तो वह इन समयों में जो है यह सारे काम को कर लेता है। कर लेने के बाद वह निश्चिंत रहता है। उस समय अगर 2 घंटा उसके पास लाइट नहीं भी है तो भी उसके सामने कोई समस्या नहीं आती है, वह निश्चिंत रहता है। इस योजना निगमन विधि तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस योजना में इकाई योजना भी काम आ जाती है, क्योंकि तुरंत वह जैसे उससे सूचना मिलती है वह तुरंत योजना बना लेता है। योजना बनाने का गुण है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि योजना के तहत भी हम कोई कार्य करते हैं तो वह काफी हम सफल होते हैं और हम प्रभावी भी होते हैं। सफल के साथ साथ हम प्रभावी भी होते हैं। तो निगमन विधि में भी इकाई योजना का प्रयोग हो जाता है और इसका हम प्रयोग जो है वह कर सकते हैं आसानी से, सहजता से। अब अगली विधि जो है वह है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की यह सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की यह सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम विधि है। प्राचीन काल में जैसे संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन आदि जब भाषाओं का हम अध्ययन करते थे तो इसी विधि का इसमें प्रयोग होता था। इस विधि भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं इस विधि पर आधारित होती है। इस विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए भाषा पढ़ाने के लिए यह आवश्यक माना जाता है। बालक अष्टाध्यायी या कौमुदी को कंठस्थ कर ले। आज भी अंग्रेजी सिखाते समय हम उसका व्याकरण विधि का उपयोग कर सकते हैं और उसका नियम बनाकर भाषा की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भाषा की शिक्षा जो है हम वह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री गोपाल कृष्ण भंडारकर जो थे, इसके प्रवर्तक थे गोपाल कृष्ण भंडारकर। इसे परंपरागत विधि, इसे हम परंपरागत विधि या शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। इसे हम परंपरागत विधि भी कहते हैं या शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। यह हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। यह हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। अब जैसे कोई अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है लेकिन हिंदी, मानक हिंदी का उसको सिखाना होता है तो उसके सामने हम सेंटेंस, वाक्य, शब्द जो है वह रखते जाते हैं और वह उसको कैच करता जाता है, वह उसको अनुवाद कर लेता है, वह उसका अनुवाद कर लेता है। वह उसको मन ही मन सोचता है कि हम अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, वह उसको अनुवाद कर लेता है।
इसे सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण के सरल नियमों की सोदाहरण व्याख्या की जाती है। इसमें सर्वप्रथम हम करते हैं कि जो हिंदी व्याकरण है उसके सरल नियम की हम व्याख्या करते हैं। जैसे शब्द है, अब हम शब्द को कहते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द की परिभाषा क्या है, तो वह बालक जो है कहता है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। या नहीं कहता है तो उसे हम बताते हैं कि शब्द उदाहरण हम देते हैं कि पुस्तक एक शब्द है। अब उसको हम यह इंगित करवाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि देखो यह शब्द, इसको हम कैसे कहेंगे। इसमें पू है, आधा स है, त है, क है, तो यह सब मिल गए इसमें वर्ण। यह सब क्या है? वर्ण है, जिसको तुम पहले से आप जानते हैं। बालकों से ऐसा कहते हैं कि इसको आप लोग पहले से जो है वह जानते हैं, जानते हैं। तो यही सब जब मिल गए तो यह जो है शब्द हो गए, यह शब्द हो गए। तो वह उसको समझता है और कि यह शब्द की परिभाषा हो गई और पुस्तक जो है एक शब्द हो गया। तो इसको हम व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। उसके बाद वह अन्य सारे शब्दों को वह खोजता है और फिर उसमें वह वर्णों को खोजता है कि इस शब्द में कौन कौन से वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, कौन कौन से जो हैं वह वर्ण हैं। इसे भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना, इस विधि का उद्देश्य जो होता है वह भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना होता है। इससे भाषा कौशल उसका जो है वह दक्ष होता है, यही उसका उद्देश्य होता है। लेकिन इसमें वह बहुत सारे शब्दों को, उदाहरणों को, वाक्यों को समझ सकता है और उसके ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। कोई भी बालक होता है वह अपने घर पर या जिस समाज या गांव में रहता है वहाँ बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं होती है, उन क्षेत्रीय भाषाओं को तो वह जानता है, लेकिन मानक हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं उसको हम अनुवाद विधि से ही बताते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि से। जैसे कोई बालक, एक फल है अमरूद, तो उसको कितने बालक जो है अरमूद बोलते हैं, अरमूद, क्योंकि उन्होंने वही सीखा है अपने समाज में, साथ संगत में, घर में छोटे बच्चों के साथ जिसमें रहा है वह अरमूद ही वह सीखा है, अरमूद ही सुना है और वही उसे जानता है कि इसे हम अरमूद ही बोलते हैं। लेकिन जब उसको हम कहते हैं कि नहीं यह अरमूद नहीं है, इसको हम अमरूद बोलते हैं, तो वह उसको आसानी से उसको सीख लेता है। अजय आचार्य जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही थी? तो इसे व्याकरण अनुवाद विधि जो होता है काफी उपयोगी सिद्ध होता है और इसे व्याकरण शिक्षण में या शब्दों का भंडार बढ़ाने में अनुवाद करके बालक कई भाषाओं को भी सीख सकता है, अन्य भाषाओं में भी वह सीख सकता है। जैसे संस्कृत शिक्षण में अब जो है बालिका है, बालिका शब्द है, तो कन्या शब्द है, इन शब्दों को कहते हैं कि इसका संस्कृत ये होता है, इस शब्द का संस्कृत इसको हम ये कहते हैं। तो इससे वह आसानी से समझ जाता है अनुवाद करके कि उसको हम अनुवाद विधि द्वारा दूसरे भाषाओं का हम आसानी से समझ सकते हैं और वह उसको समझ लेता है, उसका वह व्यवहार में प्रयोग करता है कि किस प्रकार सह का अर्थ होता है। अब हम वह कहते हैं हिंदी में वह है, तो अगर हमको संस्कृत में कहते हैं वह को हम संस्कृत में सह कहते हैं, तो उसको याद करवा देते हैं सह तव ते त्वम युवाम युयम अहम अवाम वयम, अहम अवाम वयम। तो यह क्या करता है, वह उसको हम बता दिए कि वह, वे दोनों, वे लोग, हम दोनों, हम लोग, इसका संस्कृत में ये होता है। तो इस विधि से वह आसानी से दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह, इसे हम व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। अनुवाद विधि के द्वारा अगर कोई विषय, अनुवाद विधि जो है वह काफी उपयोगी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अंग्रेजी में भी पुस्तक हैं या से बहुत से ऐसे
ज्ञानवर्धक वाक्य हैं, बहुत से इस पुस्तकें हैं जिसको कि अंग्रेजी में कहीं लिखा होता है और हम उसको नहीं समझ पाते हैं कि क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है। तो अगर कोई अनुवादक होते हैं जो उसका अनुवाद कर देते हैं तो हम उसको समझ लेते हैं आसानी से और उसको जान जाते हैं कि दिए गए टॉपिक का अर्थ क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। तो यह अनुवाद विधि जो होता है बहुत ही सर्वाधिक प्रचलित और प्राचीनतम विधि है कि आज हिंदी के, संस्कृत के बहुत से फिल्मी गीतों का अनुवाद जो है संस्कृत में मांगा जा रहा है। फिल्मी जगत में, दूरदर्शन में भी इसका प्रयोग हो रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस गीत के इस बोल को जो है इसका अनुवाद कर सकते हैं, इस गीत को अनुवाद कर सकते हैं। तो उस समय अनुवादकों की भूमिका जो है वह काफी सराहनीय होती है और बढ़ जाती है कि वह उस भाषा का ज्ञान करते हैं। और एक अच्छा अनुवाद जो है वही व्यक्ति कर सकता है जो कि उसको जानता हो, समझता हो। तो सब व्यक्ति हर चीज का अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो यह व्याकरण अनुवाद विधि जो है एक भाषा से दूसरी भाषा को सिखाने के लिए सहज उपयोगी होता है। अब कोई अनुवादक नहीं है तो अब अनुवादक नहीं है तो हमको दूसरी भाषा में इस क्या लिखा है, अब उसको हमको वर्ण सीखना पड़ेगा, उसकी मात्राएं सीखनी पड़ेगी, उसका ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, तब उसका हम अनुवाद, तब उसको हमको उतना सीखने में बहुत समय लगेगा। लेकिन कोई अनुवादक है तो वो दिए गए वस्तु का अनुवाद कर देता है तो उसे हम आसानी से समझ लेते हैं, कम समय में हम उसको समझ लेते हैं कि यह इसका हिंदी क्या हुआ। तो यह एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखने में जो है यह विधि काफी उपयोगी होती है। चलिए, समझ में आ रही है हमारी बात? सब भाषा जी समझ में आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। 12:32 हो गया, द्वितीय सत्र भी 12:30 से लिखा गया है। अच्छा, ठीक है, वो तो कुछ प्रारंभ में विलंब हो गया था इसीलिए हमको लगा कि भाई आधा घंटा का डिटेन है, लेकिन अब तो आपका भी समय हाँ ठीक है। तो हम हमारी अब समाप्ति की ओर है। तो शिक्षण जो है वह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने सिखाने वालों के लिए विभिन्न विधियों, श्रुतियों और साधनों द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है और सीखने वाले इसकी सहायता से सीखते हैं। तो हमने निम्न विधियों पर चर्चा किया और शिक्षण का यह भी जान लेना है, शिक्षण की तब तक कोई अर्थ नहीं निकलता है जब तक सीखने वाले सीख नहीं जाते और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं आ जाता है। एक विधि है प्रोजेक्ट विधि, उसकी थोड़े सा हम बात करके समाप्त करते हैं। प्रोजेक्ट विधि जिससे कि पूर्व में ही, प्रारंभ में ही सब लोग परिचित हैं, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा तो लगा, लेकिन इस विधि चर्चा पर हम समाप्ति की ओर हैं। प्रोजेक्ट विधि इससे सब लोग परिचित होते हैं। प्रोजेक्ट बनाने में प्रोजेक्ट का संप्रयोजन होना आवश्यक है। अध्यापक छात्र के समूह प्रयोजन युक्त कार्य प्रस्तुत करता है। क्रियाशीलता, छात्रों में क्रियाशीलता की प्रधानता हो जाती है। निश्चित है कि बच्चा जब प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसमें वह क्रियाशील रहेगा, उसका मस्तिष्क एकाग्र होगा, वह नए वस्तुओं का निर्माण करता है, प्रोजेक्ट बनाता है। तो सीखने की क्षमता में यह विधि जो है काफी प्रभावित सिद्ध होती है। कोई अगर विधि को हम टॉपिक को हमको अच्छे से सिखाना होता है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। तो इस विधि से, प्रोजेक्ट विधि से वह जो है आसानी से वह सीखता है और वह अधिक दिनों तक उसके पास टिका रहता है, वह उसे नहीं भूलता है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में वह उसमें काफी समय लगता है और तब जाके वह प्रोजेक्ट को तैयार करता है। तो वह प्रोजेक्ट टॉपिक क्या है? सर आप तो टॉपिक पता नहीं तो बेकार है ट्रेनिंग करना। बताएंगे, एक बार बताए नहीं कि आप बताए नहीं, आप ध्यान नहीं दिए। टॉपिक था स्क्रीन पे, हिंदी शिक्षण की रणनीतियां। तो दिखाई नहीं पड़ा। हाँ ये कहिए, हम तो बताए थे, जरूर थे। तो आप लोग अपनी कमी हमें थोड़े करेंगे, हम तो बताए थे, प्रारंभ में उसका स्क्रीन पर भी आया था। तो प्रोजेक्ट विधि की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विधि में जो है बच्चे को हम प्रोजेक्ट बनाने को देते हैं और वह बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है जो कि अधिक टिकाऊ होता है और वह अस्थायी होता है। जो भी बच्चा, जैसे हाल में
हम लोग दिए थे द्रोणाचार्य का प्रोजेक्ट, तो बच्चा बहुत ही सुंदर से बनाया था। द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई, वह बच्चों को थर्मोकोल से बनाया, वो उसका तीर बेधा उस पड़े रहे, तो वह उसको स्मरण शक्ति में चिरकाल तक वह बने रहेगा, वह भूलेगा नहीं कि वह हम इसको प्रोजेक्ट विधि से बनवाए थे। तो प्रोजेक्ट जो है बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए धन्यवाद, आप लोगों ने अपने समय कीमती दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। भीष्म पितामह ना, जी। भीष्म पितामह न थे। चलिए कैसा लगा आपका सत्र? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलिए सुंदर 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 प्रतिभा जी, बहुत बोली बहुत। चलिए हमारी आवाज भाषा में प्रतिभा जी सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कहते, अति सुंदर। आपका क्या भाई? हमारी आवाज आ रही है प्रतिभा जी दीदी जी? जी जी, ये फिलहाल आपकी आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, सीपीएससी को भेजना है। काफी अच्छा मतलब